जो एक प्रकार का ये आत्मबोध था, ये मुझ में आरंभ से ही जागृत था। उस आरंभ बोध में मैं कवि था, कविताएं लिखता था, कार्यत्री प्रतिभा मेरे भीतर थी। लेकिन उस कार्यत्री प्रतिभा को भावैत्री प्रतिभा ने दमित कर दिया और भावैत्री प्रतिभा मेरे सामने बहुत अधिक स्पष्ट होकर, उजागर होकर मेरे सामने आ गई। मैं जो कुछ हूं अपने इस प्रतिभा के कारण हूं। यह प्रतिभा ही मुझसे लिखवाती है। जो और नहीं लिख सके, जिस ओर औरों का ध्यान नहीं गया, उस ओर मेरा ध्यान गया। मैंने लिखा, मैंने उसको व्याख्यायित किया और वही मेरी मूलभूत पूंजी है। उसी पूंजी पर मैं एक आलोचक के रूप में सम्मानित होता हूं। मैं एक भाषा विज्ञानी हूं, मैं एक शैली विज्ञानी हूं, मैं एक काव्य शास्त्रीय व्यक्ति हूं, मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं आचार्य हूं, मैं तार्किक हूं, मैं साहित्य विवेक से संपन्न हूं। लेकिन ये सारा कुछ मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ तो वह रखता है जिसे सिर्फ और सिर्फ केवल मैंने देखा है, और मेरे अतिरिक्त हिंदी के किसी भी भावक, किसी भी पाठक और किसी आलोचक ने उसका साक्षात्कार नहीं किया है। मैं 3 कृतियां लेना चाहूंगा। एक उपन्यास कृति, एक कहानी कृति और एक काव्य कृति, यानी एक छोटी सी कविता। इसके सहारे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके सामने ये उद्गार अपने अपने व्यक्त करना चाहता हूं कि इनका जो भावन मैंने किया है, वह भावन किसी और ने नहीं किया। इसलिए 100 वर्षों की साहित्य की, हिंदी साहित्य की जो आलोचना है, उस आलोचना में माथा पच्ची करके आलोचकों ने जितना कुछ कह दिया है, वो सारा बाह्यारोपित है। उसके अंतर से, उसकी अंतरात्मा से जो गूंज उठती है, जो उसका अर्थ गहवर है, सिमेंटिक एनक्लेव है, उसको खोलने की क्षमता हिंदी के आलोचकों में नहीं रही। हिंदी के आलोचक वहां तक नहीं जा सके। तो एक तो मेरी बड़ी विशेषता यही है कि मैंने कृतियों का साक्षात्कार किया है, मैंने अपने ढंग से उसे अनुभूत किया है और उसको मैंने वाणी भी दी है और लेखनी के द्वारा उसे उजागर भी किया है। और दूसरी विशेषता मेरी आलोचना या मेरे आलोचना संदर्भ की यह है कि बड़े बड़े आलोचकों ने भ्रांत रूप में अपना प्रतिपादन किया है, अपने मतों का प्रतिपादन किया है, रचना उनसे छूट गई है। ऐसा तो निराला के साथ भी हुआ है, ऐसा स्वयं रामविलास शर्मा ने किया है, रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी के संदर्भ में किया है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी के संदर्भ में किया है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी के संदर्भ में किया है। ये जो चीजें हैं, इनके पास, रचनाकारों को समझने के लिए आलोचकों के पास जो साहित्य विवेक है, और उस साहित्य विवेक में जितनी भ्रांतियां हैं, मैं प्रत्यालोचक बनकर उनके सामने आया हूं, मेटाक्रिटिक बनकर के आया हूं। हिंदी में तैराक आलोचक हूं, हिंदी में गोताखोर आलोचक नहीं हो पाया। और ये प्रतिभा वरदान के रूप में जिसे मिलती है, उसे ही ये गोताखोरी आती है कि वो कृति में डूबे और गोताखोर का कर्म संपन्न करे, और नीचे जो उसकी मणियां पड़ी हुई हैं, उन मणियों को, कथ्य की उन मणियों को निकाल कर वो ऊपर ला सके। गोदान का शीर्षक व्यर्थ है क्या? मार्क्सवादी आलोचकों ने लगातार यह कहने की कोशिश की है कि गोदान का जो अंतिम अंतिम कर्मकांडी गोदान है, एक बार ही तो कर्मकांडी गोदान का संदर्भ आता है और वो पृष्ठभूमि में चला जाता है। आलोचक के द्वारा की जाने वाली आलोचना में बहुत सारी चीजें उभर कर ऊपर आ जाती हैं और ये कर्मकांडी गोदान अस्त हो जाता है। इसका कोई अर्थ नहीं, इसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। मैंने जब गोदान पढ़ा, 9वीं कक्षा में मैंने गोदान को पढ़ा था, और एक दिन में ही 336 पृष्ठों का लंबे डिमाई आकार में छपा हुआ यह गोदान मैंने पढ़ डाला था। उस समय उतना बोध तो मुझे नहीं हुआ,
लेकिन इंटरमीडिएट में आते आते दोबारा मैंने ये गोदान पढ़ा और तब मेरी समझ में आया कि गोदान एक ऐसी कृति है जिसको हम पॉलीसिमेंटिक कृति कहेंगे। ये आज जो मेरी भाषा है और जितना मैंने संज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर कह रहा हूं, ये एक पॉलीसिमेंटिक कृति है। बहुध्वनिक सृष्टि की है रचनाकार ने इसकी। गोदान में गो शब्द बहुवर्थी है और बहुवर्थी होने के कारण जो केवल शब्दों के द्वारा कहा गया और कथन के द्वारा कहा गया गोदान है, वही गोदान इस कृति में नहीं है। गो का अर्थ माता है, गो का अर्थ ज्ञान है, गो का अर्थ इंद्रिय है, गो का अर्थ प्रकाश है। तो इन सारे अर्थों की डिस्कोर्स, प्रोक्तियां पूरी किताब में छाई पड़ी हैं। एक पाठक अगर सजग होकर पढ़े और बार बार गोदान में दान शब्द का प्रयोग है, वो किसी और प्रकार के दान से जुड़ करके आया है। लेकिन न तो पाठक इतना सजग है और न आलोचक इतना सजग है, इसलिए गोदान के मर्म को नहीं समझ पाते। यही बताया जाता रहा है कि भाषा विज्ञान या तो ऐतिहासिक है, तुलनात्मक है, वर्णनात्मक है, और तीनों को इकट्ठा करके एक साथ गुम्फित कर दिया जाता था, जिसे पढ़ने वाला विद्यार्थी, पढ़ाने वाला अध्यापक और पुस्तक लिखने वाला लेखक, ये तीनों ही इस भ्रम में पड़े रहते थे कि क्या भाषा विज्ञान इन तीनों का ही समूह है, या भाषा विज्ञान एक बड़ा ज्ञानानुशासन है जिस ज्ञानानुशासन में ये तीनों चीजें अलग अलग आती हैं और न जाने कितने प्रकार के भाषा विज्ञान पश्चिम में आ चुके हैं। मैंने भाषा विज्ञान पर पुस्तक लिखी, अद्यतन भाषा विज्ञान, अप टू डेट किया उसको, और लिखा प्रथम प्रामाणिक विमर्श, और उसमें मैंने 24 प्रकार के भाषा विज्ञान की चर्चा की। ये 24 प्रकार के भाषा विज्ञान अपने अपने क्षेत्र में अलग ढंग से सक्रिय हैं। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, मिश्रित नहीं किया जा सकता। ये विधियां अलग अलग हैं और क्षेत्र भी भाषा विज्ञान के अलग अलग। तो उस दृष्टि से भाषा की शुद्धि, भाषा का व्युत्पन्न होना, भाषा का मर्म, इन सब को समझते हुए मैंने भाषा विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी। जो भाषा विज्ञान अंग्रेजी में पढ़कर आते हैं उनसे मेरे विमर्श होते रहे लगातार, और वो कहते रहे ये अंग्रेजी का ये सिद्धांत ये हिंदी पे कैसे लागू हो सकता है। उनको ये समझ में बात नहीं आती थी कि ये मूलतः भाषा विज्ञान है, ये किसी भी भाषा पर ये चीज लागू हो सकती है, और वो बराबर निषेध करते रहे। मैंने अपनी दूसरी पुस्तक भाषा विमर्श में वो सारे पाश्चात्य सिद्धांत वो लेकर के मैंने ये देखने की और दिखाने की कोशिश की कि ये हिंदी में किस प्रकार अनुप्रयुक्त हो जाते हैं, और बहुत सारी मान्यताओं को तो मैंने खंडित कर दिया। जैसे ये माना जाता था कि चॉम्स्की ने जो कंपीटेंस और परफॉर्मेंस की धारणा दी है, और सॉस्यूर ने जो लांग और पेरोल की धारणा दी है, तो सॉस्यूर को तो प्रजापति माना जाता है, जनक माना जाता है आधुनिक भाषा विज्ञान का, और 1500 वर्ष पहले आज से भर्तृहरि हुए थे, और भर्तृहरि ने परा, पश्यन्ति, वैखरी, इस प्रकार के 4 विभाजन किए। मध्यमा का विभाजन भी किया, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। तो सॉस्यूर केवल लांग पर गया, परा, पश्यन्ति और मध्यमा में केवल लांग को लिया उसने, एक कंसेप्ट ली उसने, बाकी कॉन्सेप्ट उसकी समझ में नहीं आई। और वैखरी तो परफॉर्मेंस है ही है, पेरोल है, जो हर व्यक्ति की भाषा है। तो मैंने ये सिद्ध करने की भी कोशिश की कि आधुनिक भाषा विज्ञान जहां पहुंचा है वहां हमारा प्राचीन भाषा विज्ञान, जिसे मध्यकालीन कह लीजिए, आज से 1500 साल, 150, 1500 कह लीजिए, 1500 या 1500 साल पहले वो सारी चीजें भारतीयता में निरूपित की जा सके। अधिक पढ़ना ये बहुत जरूरी है जिससे हमारा ज्ञानकोश बढ़ सके, और उस टकराहट से आप सच्चे हृदय से पढ़ते हैं तो उस टकराहट से ये शक्ति और ये क्षमता और ये द्वितीयक प्रतिभा, जिसको व्युत्पत्ति से अर्जित प्रतिभा कहते हैं, वो आपको प्राप्त होगी, और आप सही निर्णय से किसी भी पाठ के रचना के विषय में सही निर्णय। आलोचक हैं जो तथ्य परक
अंतर ज्ञानानुशासनात्मक ज्ञान के सहारे भ्रांत अवधारणाओं का खंडन और नवीन सुविचारित अवधारणाओं का प्रणयन करते रहे हैं। 1974 में लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। नाम था नई कहानी के विविध प्रयोग। बात चाहे दर्शन विशेष की हो या कहानी के विश्लेषण की, भाषा उनकी चिंतन प्रधान एवं सूत्रात्मक है। मेरा मानना है कि नई कहानी पर कोई भी शोध इस पुस्तक के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता। 1976 में उनकी एक और उल्लेखनीय पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है निराला का अर्थ गौरव। हिंदी की यह पुस्तक व्यवस्थित रूप में निर्वचनात्मक आलोचना की नींव रखती नजर आती है। और यदि मैं यह कहूं कि निराला के काव्य के अर्थ गौरव को उद्घाटित करने का एक सार्थक प्रयास तो होगा। उनकी एक और पुस्तक आई, भारती का काव्य शास्त्र। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने काव्य भाषा संबंधी आलोचना की, हेयता सिद्ध करने वाले लोगों से सीधे प्रश्न किए, उन्हें निरुत्तर किया। काव्य भाषा को निकष बनाकर आलोचना लिखने वालों में शीतांशु जी का एक बहुत बड़ा योगदान माना गया है। उन्होंने ऐतिहासिक, काव्य शास्त्रीय, मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, मार्क्सवादी, उत्तर मार्क्सवादी, शैली वैज्ञानिक, नई आलोचना, संकेतार्थ वैज्ञानिक, विसंरचनात्मक और उत्तर आधुनिक जैसे अनेक आयामों से सैद्धांतिक सौहार्द संबंध स्थापित किया। इन्हें परत दर परत उकेरा, इनकी परख के साथ साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन किया। इन सिद्धांतों को सर्जनात्मकता में घटाया और इन आलोचना पद्धतियों के प्रतिमानों को काव्य साहित्य और कथा साहित्य दोनों पर अनुप्रयुक्त करते हुए परीक्षित, मूल्यांकित किया। डॉक्टर शीतांशु की आलोचना ने सदैव सर्वत्र अपनी अविरल, अनवरत संवेदनात्मक, गत्यात्मक, विकासात्मक, सर्जनात्मक, निर्वचनात्मक दृष्टि और कृतियों के विश्लेषण अनुभावन के संदर्भ में विभिन्न आलोचनात्मक सिद्धांतों का बखूबी सफल परीक्षण करते हुए रचना के अर्थीय क्षितिज का विस्तार करके सर्जनात्मकता की अंतहीन मुक्त क्रीड़ा का द्वार खोला है, इसमें कोई शक नहीं। वर्ष 2023 में उनकी एक और उल्लेखनीय पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं अभी इसी मंच पर भी किया, पाश्चात्य व्याकरण कोश, जो हमें पश्चिम के ज्ञात अज्ञात बहुत सारे व्याकरणों की जानकारी मुहैया कराती है। पाश्चात्य व्याकरण के जिज्ञासुओं को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इनका पाठ इतना चौड़ा है कि भारतीय काव्यशास्त्र भाषा विज्ञान, पाश्चात्य काव्यशास्त्र भाषा विज्ञान और जो पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा है उसको इन्होंने आत्मसात कर लिया है। वह इनको कंठस्थ नहीं बल्कि हृदयस्थ हो गई है, जिसके कारण इनका जो विश्लेषण है वह बहुत व्यापक हो जाता है। और इसीलिए इन्होंने न केवल कृतियों की तल स्पर्शनीय व्याख्या की है, बल्कि पाठक को उसके अंतरतम में प्रवेश करवाने की एक अद्भुत शक्ति रखते हैं, और जो एक भावकीय सह यात्रा करने के लिए पाठक को प्रेरित करते हैं। मतलब पाठक अगर इनकी आलोचना को पढ़ रहा है तो वह इनके साथ ही एक भाव की सह यात्रा कर रहा होता है। यह जो है इनके लेखन की एक विशिष्ट उपलब्धि है, लेकिन इनको पढ़ना भी आसान नहीं है अगर आपके पास काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है और आपके पास साहित्य की गहरी समझ और अंतर्दृष्टि नहीं है, तो शीतांशु जी को पढ़ पाना और समझ पाना भी सबके बस की बात नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि जैसे समझ का कोई विकल्प नहीं होता, तो ये समझदार पाठकों के आलोचक हैं, अच्छे आलोचकों के आलोचक हैं, इस ढंग से हम कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे सर ने खुद ही कहा कि शास्त्रज्ञ आचार्य,
शास्त्रज्ञ आचार्य कैसे होता है वह हम शीतांश जी के लेखन के माध्यम से, उनके वक्तव्यों के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अभी सर ने जो एक आप कह सकते हैं क्लासिक और कालजयी वक्तव्य दिया है, उसमें उनका वह पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है उभर कर आता है। आप देखेंगे कि शैली विज्ञान से लेकर के विसंरचनावाद तक, बीच में आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक आलोचना पर भी आप काम करते हैं, समाजशास्त्री आलोचना पर लिखते हैं, मिथकीय आलोचना पर लिखते हैं, मार्क्सवादी आलोचना पर लिखते हैं, आप नई आलोचना पर लिखते हैं, आप संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विसंरचनावाद, उत्तराधुनिकता, बहुआयामी संदर्भ जैसी पुस्तकें लिखते हैं, विखंडन के तमाम रूपों की चर्चा करते हैं। यानी होमर से लेकर के जाक देरिदा और पाल डिमान तक पाश्चात्य जो चिंतक हैं और ऋग्वेद से लेकर के वर्तमान समय तक के जो भारतीय चिंतक हैं, सब पर अगर कोई गहरी अंतर्दृष्टि के साथ समझ रखने वाला, अधिकार रखने वाला कोई विद्वान है तो यह शीतांश जी इस समय है। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच आप हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी आलोचना को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पाठ, चूंकि कृति आज पाठ हो गई है, जो इस समय आलोचना पद्धतियां हैं उसके कारण, तो पाठ और पाठक के बीच अगर कोई सेतु निर्मित करने का कार्य सही ढंग से कर रहा है तो वह शीतांश जी की आलोचना कृतियां कर रही, क्योंकि इनके पास पाठ को के रहस्य को खोलने की एक अंतर्दृष्टि और एक आर पार भेदने वाली दृष्टि है। संतों के, चाहे काव्यशास्त्रीय सिद्धांत हो चाहे भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत हो, उनके और कृति के, उनके मीमांसक के रूप में और कृति के पारखी रूप में आपका व्यक्तित्व जो है उभरता है। आप सही मायने में ज्ञान संपन्न अंतः अनुशासनिक आलोचक हैं, जिनके लेखन में ज्ञान विज्ञान के तमाम विषय जो है अंतर्भुक्त होते हैं। एक समग्र एवं संपूर्ण आलोचक कह सकते हैं कि कृति के सभी पक्षों पर आप विचार करने वाले हैं, उसकी अंतर वस्तु से लेकर उसके अभिव्यंजना पक्ष के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्वों तक पर आपकी दृष्टि जाती है। आप सही मायने में भारतीय परंपरा को साधने वाले, जीने वाले, समझने वाले सांस्कृतिक आलोचक हैं। आपकी जो दृष्टि है वह बहुत व्यापक है, आर पार देखने वाली दृष्टि है, जिसको हम भेदक दृष्टि कह सकते हैं। अर्थ का अन्वेषण करने वाला जो आलोचक होता है, अगर उसका संधान करना हो तो शीतांश जी में देख सकते हैं, क्योंकि उसके जितने रूप हो सकते हैं उसको खोलने का कार्य आप बखूबी करते हैं। मैंने यह भी देखा कि लेखन में भी और वक्तव्य में भी एकदम निर्भ्रांत आलोचक है। अभी जैसे स्वाति श्वेता जी ने इनको निर्भीक आलोचक कहा, तो निर्भ्रांत और निर्भीक दोनों हैं। शीतांशु जी हैं वहां उस आयु में और उन उपलब्धियों के बाद विश्लेषण नहीं किया जाता, अभिनंदन किया जाता है। केवल अभिनंदन ग्रंथ निकाले जाते हैं कि मिथकीय दृष्टि से हम अपने ही इतिहास, अपनी ही ज्ञान परंपरा को नकारा, उसकी उपेक्षा की, उसकी अवमानना की। मैं कल किसी को बता रहा था, मैं इस समय धनबाद में हूं, कि भारत एक खोज श्याम बेनेगल ने दिखाया है जिसमें देश के प्रमुख इतिहासकार थे। उसमें जो राम का एपिसोड दिखाया गया, उसमें पहला जो वाक्य है वो ये है कि देखिए हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, परंतु एक घटना उनके बारे में कही जाती है, अब हम वो दिखा रहे हैं, और वो शंभुक वध की घटना है। कोई ये नहीं देखता कि उन्होंने ये कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक राम की एक छवि बनाई गई कि वो शंभुक वध से जुड़े हुए थे। तो ये जो हमारी मिथकीय मूल्यांकन की बात है, जिसका अभी उन्होंने कहा कि 1500 साल पहले भी हमने भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्या किया, ये उसमें दिखाई देता है। और मैं समझता हूं कि उन सब जो मनोवैज्ञानिक है और जो हमारा माइंड है, उस दृष्टि से एक कोलोनाइज्ड माइंड है। मैं हमेशा भाषा को लेकर कहता हूं एक उपनिवेशवादी मन, और उस कारण से जो पश्चिम के अंदर जो लोग ऐसे श्रेष्ठ लोग, जो ऐसे महत्वपूर्ण लोग रहे, हम केवल उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों का। हमने अपनी कोई आलोचना की पद्धति विकसित नहीं की। और इस दृष्टि से जैसा उल्लेख किया करुणाशंकर जी ने कि रामचंद्र शुक्ल ने एक महत्वपूर्ण काम किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक महत्वपूर्ण काम किया, विद्यानिवास जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया, और उसी कड़ी में मैं पाता हूं कि इस देश के चिंतन को अगर नए चिंतन, नई धारा में ढालने की जरूरत है, एक नया नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है,
तो उसके बीज को जिन लोगों ने डाला उसमें आदरणीय श्री हितांशु जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा।